नमस्कार, प्रतिशोध के वीकेंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह है और हमारे साथ कैप्टन श्याम सिंह है। इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत करते हैं प्रतिशोध की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध को लेकर है, क्योंकि खबर आ रही है कि ये युद्ध फिर से छिड़ सकता है। ईरान में मौजूद यूरेनियम भंडार से इजराइल में चिंता है और उसके बाद खबर इस बात की है कि हो सकता है कि युद्ध एक बार फिर से आपको दिखाई दे इन दोनों देशों के बीच में। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स ने कहा है कि नए खतरों के सामने आने पर फिर से ईरान पर कार्रवाई हो सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात कही गई है। यूरेनियम भंडार बचाने में ईरान कामयाब रहा है और अगर यूरेनियम भंडार बचाने में ईरान कामयाब रहा तो उसका सीधा मतलब ये इजराइल के लिए चिंता की बात है। और इजराइल इस चिंता को लेकर यह कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध फिर से हो सकता है। श्याम सर, जल्दी से क्विक रिएक्शन सर इस पर, क्या फिर से युद्ध देख सकते हैं दोनों देशों के बीच में हम? जय हिंद शनोवर्ण। देखिए, इजराइल के मकसद सारे पूरे नहीं हुए, ये अब हम सब जानते हैं। उनका मेन मकसद था वेपन इनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म करना और उसके साथ मिसाइलों की खेप उसको भी खत्म करना। और मंशा तो यहाँ तक थी कि वो रेडिकलाइजेशन जो है, जो ये रिजीम है, वो खलीफा वाली जो नीति है उनकी, उसको भी खत्म करना। इस बीच में इतनी तबाही हुई और इतने ज़्यादा मारा मारी हुई कि एक तरह से इसे रोकना पड़ा। और अब कई जगह ये बात निकल कर आ रही है और आपने भी और हमने भी इस बात को कहा था कि यूरेनियम शायद वहाँ से हटाया गया, या अगर हम बाकी लोगों की बात माने, वर्ल्ड जो वॉच है, न्यूक्लियर वॉच है, जो हमारी IAEA है, उनकी भी बात माने तो कई जगह इन्होंने अनडिक्लेयर यूरेनियम प्रोग्राम्स बनाया हुआ था जो कि जिसके ट्रेसेस मिले। और इसके कारण ये लगता है कि शायद ईरान वहां तक पीछे नहीं गया है जहां तक लोग सोच रहे हैं। तो क्या नई रणनीति के साथ एक बार फिर से इजराइल आ सकता है? जल्दी से क्विक रिएक्शन शैलेंद्र सर। जय हिंद, नमस्कार। इजराइल के जो अटैक्स हैं ईरान के ऊपर कभी खत्म नहीं होंगे। सीधी सीधी बात, न्यूक्लियर है या नहीं है ये आज की प्रायोरिटी नहीं है इजराइल की। इजराइल को पता है कि ईरान को यहूदी इस जमीन के ऊपर होना ही मंजूर नहीं है। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, जब तक रिजाइम चेंज नहीं होगा तब तक रुकेगी नहीं लड़ाई। और जहां तक बात है ओवरऑल लड़ाई करने की, इजराइल और ईरान अपने आप में इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और क्यों लड़ते रहेंगे, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीज फायर होने के बाद ईरान अपने मिशन में जुटा हुआ है, बहुत तेजी से जुटा हुआ है। 3 अंडरग्राउंड एटॉमिक सेंटर पर परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू होने की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अगर ईरान फिर से एटम बम बनाने की कोशिश करेगा तो इसका वजूद मिटा दिया जाएगा। नए खुलासे के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के जल्द टूटने के आसार हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान के एटॉमिक ठिकानों पर फिर से हमला कर सकते हैं। शैलेंद्र सर, जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सर, अमेरिका की भी नजर होगी कि क्या अपने एटॉमिक प्रोग्राम को ईरान आगे बढ़ाएगा, और अगर बढ़ाएगा तो क्या फिर से हमले करने की तैयारी में अमेरिका है? ईरान के पास अगर कोई ताकत बची हुई है तो वो है सिर्फ न्यूक्लियर होना। और अगर इस रिपोर्ट को 2 सेकंड के लिए सही माना जाए कि वो एनरिच्ड यूरेनियम को खींचकर निकाल कर ले गए हैं अपने आप में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे एनरिच्ड यूरेनियम को निकालने का मतलब क्या है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हम रोल बैक नहीं करेंगे। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह आप उसकी इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। 11 जगह है, कहां पर क्या किया क्या नहीं किया, ये ईरान के पास हमेशा से एक ऑप्शन रहेगा। और ईरान अपने आप को न्यूक्लियर बनाने के लिए 2 रीजन है। एक, उसे मालूम है कि जिस दिन वो न्यूक्लियर हो गया वो अपने आप यूएस और इजराइल की थ्रेट कम हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में डेटरेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आफ्टर पाकिस्तान वो चाहेगा कि एज अ इस्लामिक ब्लॉक का वो अकेला लीडर हो जिसके पास ये बॉम्ब हो। लेकिन श्याम सर, जो इजराइल प्रेडिक्ट कर रहा था, जो अमेरिका कह रहा था कि हमने हमले कर ईरान को कई महीनों पीछे धकेल दिया, वो तो शायद बिल्कुल गलत बात साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि अपने इनरिचमेंट के प्लान में आगे जुट चुका है ईरान अभी। बिल्कुल, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कशन में कहा था फोर्डो को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। अपनी मिलिट्री माइट जरूर दिखाई, डिस्टेंट ऑपरेशन किया उन्होंने, B-2 बॉम्बर का कमाल और टॉमहॉक की मिसाइल्स जो सबमरीन से छूटी उसकी बात जरूर उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि नो बडी कैन डू इट, हम ही कर सकते थे। वो शायद उनका इरादा जरूर सफल हुआ। लेकिन जहां तक वेपन इनरिचमेंट प्रोग्राम, मास डिस्ट्रक्शन की जो बात कर रहा था ईरान, शायद उसमें उतना डेंट नहीं लगा जो कि मैंने आपको कहा। और यही रीजन है कि वो इनरिचमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है, परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो हमला तय है, गाजा से 100 गुना बड़ा हमला करेंगे। ये
इजराइल की ओर से बात कही गई है। इजराइल जो कह रहा है, मैं फिर से आपको बताता हूं, इजराइल कह रहा है कि अगर परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका, जिसकी जानकारी हमने आपको दी कि वो परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना शुरू कर चुका है ईरान, तो अगर ये नहीं रोकता ईरान तो गाजा से 100 गुना ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। क्या प्लानिंग हो सकती है श्याम सर? देखिए, प्लानिंग उनकी बहुत क्लियर है। जैसे वो गाजा में लगातार आज भी उन्होंने कल भी मारा है लोगों को, तो उनकी उनका जो तरीका है काम करने का, अगर 50 लोग भी उसके देश चारों तरफ से घिरे हों, वो अपनी मंशाओं को रोकते नहीं। उनकी जो पर्सनालिटी है नेतन्याहू की और इजराइल के लोगों की जो पर्सनालिटी है वो बहुत क्लियर है कि उन्हें जब लगता है कि उन्हें मारना है तो अमेरिका की भी नहीं सुनते, और उनका टैसिट और बैक सपोर्ट अमेरिका का उनके साथ लगातार है। इसलिए ईरान को वो छोड़ेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी वो फिर से अटैक करेंगे। अगर गाजा को एक फ्रेम करके अगर ये कह रहा है इजराइल की उससे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन करेंगे, 100 गुना ज्यादा बड़ा हमला होगा, क्या कल्पना कर रहा है इजराइल इस पर? मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा कि गाजा और ईरान को कंपेयर किया जाए। गाजा अपने आप में, जहां तक इजराइल की स्ट्राइक है, वो टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो दूसरी तरफ गाजा में उनको वो डिफेंसिव सिस्टम नहीं मिलते हैं, टैंक्स नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि ईरान में अपने आप एक बिल्कुल एक देश के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, आप उस देश की सारी असेट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और उसके पास एक क्रेडिबल फोर्स जरूर है। बिल्कुल सर, और यही डिफरेंसेस है जब गाजा और ईरान की तुलना की जाती है, तो इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं देयर इज नो कंपैरिजन। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर फिर से तैयार हो रहे हैं। पीओके के जंगली इलाकों में नए हाईटेक लॉन्चिंग पैड को बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सरकार, आईएसआई और सेना की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। खुफिया इनपुट के मुताबिक इस बार इन आतंकी कैंप्स की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी पाक आर्मी ट्रेंड स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स को दी जाएगी, जो कि तमाम तकनीकी उपकरणों की मदद से कैंप के आसपास के जंगल के इलाकों की पूरी निगरानी रखेंगे। ये खबर भारतीयों को कैसे देखना चाहिए शैलेंद्र सर? पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी लॉन्च पैड्स को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी का ब्रेड एंड बटर जो है वो टेररिज्म है, चाहे वो इंडिया सेंट्रिक हो, चाहे किस दुनिया में कहीं भी हो। अपने आप में अगर किसी भी तरह से टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान वीक पाया गया तो दुनिया के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर विश्वास कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी बात, उससे भी ज्यादा बढ़कर आप हाईटेक कर लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं मैं अगली बार आपको पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी से अटैक करूंगा? मैं भी आपको सुपर हाई टेक्नोलॉजी से अटैक करूंगा। आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको स्टैंड ऑफ अटैक करता हूं, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक करता हूं। अगली बार आपको नहीं पता कि मैं कहां से अटैक करने वाला हूं, क्योंकि अटैक करने का समय, तरीका अब हमारा होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बिलावल भुट्टो को तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के सपने अभी से दिखने लगे हैं। मैं श्याम सर आपके पास आऊं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान में एक और आतंकी के मारे जाने की खबर है। लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर मेंबर शौकत, बताया जा रहा है कि किसी गुमनाम व्यक्ति इसको मारकर चला गया है। आतंकियों को ट्रेनिंग देता था शौकत, और इस शौकत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़े हुए हैं। और मेजर, बहुत जल्दी से मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि लश्कर का ये एक और आतंकी जो ढेर हुआ है, कहा जा रहा है कि किसी अज्ञात ने इसे टपका दिया है। इसके पीछे कोई खेल समझ रहे हैं क्या मेजर साहब आप? देखिए, पाकिस्तान में तो एक खौफ है ही, और पाकिस्तानी मीडिया अब खुल के कह रहा है कि भारत मरवा रहा है। हमारा यह कहना है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई इनकी हरकतें ऐसी हैं। देखिए, लश्कर-ए-तैयबा जो भी होगा वो कोई संत साधु तो होगा नहीं, बिल्कुल, वो तो होगा टेररिस्ट। और जब वो टेररिस्ट होगा और उसकी हरकतें टेररिज्म वाली होंगी तो फिर उसके दुश्मन भी वैसे होंगे जो उसके पीछे पड़ेंगे। और हो सकता है कि आपसी रंजिश का मामला है। देखिए, ये लगातार दर लगातार पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि लगातार दर लगातार वही लोग मारे जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ बोलते थे, भारत के खिलाफ कार्रवाई करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक खूबसूरत कोइंसिडेंस है। बिल्कुल मेजर, आप जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो भारत की मुखालफत करते हैं या जो भारत के खिलाफ कई सारे आतंकी सपने बुनते हैं वो एक एक करके खत्म हो रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान तो खुलकर कह रहा है कि भारत करवा रहा है। इस बीच खबर यह कि ऑपरेशन 2.0 की प्रस्तावना मुनीर लिख रहा है। कश्मीर का नाम लेकर उससे फिर से जहर उगला है। सेना से बोला कि कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखो। मुनीर के भड़काऊ बयान के बाद ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, और एक बार फिर से कश्मीर पर जो टिप्पणी कर रहा है असीम मुनीर, सवाल ये कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की पटकथा पाकिस्तान के असीम मुनीर की ओर से, फील्ड मार्शल की ओर से लिखी जा रही है? श्याम सर,
ये हम लिखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो ये हम लिखेंगे, हम सब इंतजार करेंगे जिस दिन उन्होंने ये फिर से जो हरकत की, क्योंकि हमने अब वो अपने हाथ में ताना वाना ले लिया है। और जब हमने कहा है कि अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत FIR लॉन्च किया, हमने बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस में गुहार लगाई, हमने वर्ल्ड को पूरी तरह से बताया, किसी ने नहीं सुना, फिर हम खुद जज के रूप में आ गए हैं। हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। SCO में राजनाथ सिंह ने बहुत क्लियरली कहा हमें परपेट्रेटर्स जो हैं हमारे उनको हटाना है, इलेबरेट सपोर्टर्स को भी हटाना है, फाइनेंसर्स को हटाना है। तो अगर वो हरकत करते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने समझा ऑपरेशन सिंदूर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आपकी हरकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद किया नहीं तो 2 की बात ही नहीं। और उसी ऑपरेशन सिंदूर मैं सर इसी को आगे बढ़ाते हुए, जो कि अब भारत सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ न्यू नॉर्मल फॉर द इंडिया, तो क्या उसके लिए पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोद रहा है? पाकिस्तान चाहे गिन ले, 1 गिन ले, 2 गिन ले, 3 गिन ले, 4 गिन ले, पाकिस्तान यू बी रेस्ट एश्योर्ड ये गिनती खत्म नहीं होगी जब तक तुम खत्म नहीं होगे। अगर आप मुझे 5 सेकंड दें, आपने बात करी कि वहां एक और आतंकी मारा गया है और उसका ब्लेम उन्होंने पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ किया है। मैं कहता हूं चलिए जी इंडिया से मैंने करवाया है, मैंने करवाया, कहने में हर्ज क्या है, कहने को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह क्या आपको यह नहीं दिखता कि आतंकी मारा गया है, उसकी कोई बात नहीं हो रही। उससे बड़ी बात आपका कहना है आपके यहां सबसे ज्यादा आतंकी प्रभावित रहे हैं, हम तो आपका काम कर रहे हैं। कल अगर गौरव बोल दे कि जी वहां के 2 और बंदे मारे गए, मैं आज कह रहा हूं आज नहीं तो कल हफीज मारा जाएगा, मसूद मारा जाएगा, आज मेरे से आप लिखवा लीजिए और आप जिस भी दिन होगा आप मुझे ब्लेम कर लीजिएगा, लेकिन मैं काम कर रहा हूं इंसानियत का, आपकी पाकिस्तान की इंसानियत का, दुनिया की इंसानियत का। इस तरह के टेररिस्ट अगर आपके यहां से जा रहे हैं, अलविदा हो रहे हैं, आप 72 हो रहे हैं, उनके लिए अरेंज नहीं कर पाए, अब हम कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे। और भारत ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, अगर आतंक की बात करेगा, आतंक का लॉन्च पैड पाकिस्तान होगा, तो आतंक को पालने वाला देश भी हमारे लिए आतंकी है। भारत ने एकदम क्लियर कर दिया। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, यूक्रेन पर रूस ने बहुत बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी गई हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन पर 537 हवाई हमले किए गए, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया, 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। यूक्रेन का एक और F-16 मारा गया, F-16 अमेरिका की ओर से दिया गया फाइटर प्लेन, लेकिन यूक्रेन के लिए काम कर रहा था और इसे रशिया ने ढेर कर दिया। ये बड़े हवाई हमले, श्याम सर, ये बड़े हवाई हमले, क्या हम एक बार फिर से बहुत हाई इंटेंसिटी वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया देखने जा रहे हैं? नाटो की मीटिंग के बाद पुतिन काफी परेशान हैं और उनको लगता है कि एक और सबक सिखाना यूक्रेन को जरूरी है। अपने मिलिट्री माइट का फिर से उन्होंने उपयोग किया है और उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स, जो कैलिबर जैसी मिसाइल्स का यूज किया है। देखिए रशिया तब तक रुकेगा नहीं जब तक उसकी जो जमीर की जो बात है, जो यहाँ का यूएसएसआर का वर्चस्व उस एरिया का रशिया के हाथ में रहना है। जमीनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं वो, पर जमीन लेना नहीं चाहते उनसे। जो उन्होंने लिया है वो किसी कारणवश एक्स्ट्रा जो जमीन है क्रीमिया और उसके 4 जो रीजन्स हैं वो रशियन स्पीकिंग रीजन्स को उन्होंने लिया। बाकी वो लोग चाहते नहीं, बस वो रिजीम चेंज करके और डी नोटिफाई करके और वहां से आर्मामेंट्स जो हटाना और एक शांतिपूर्ण देश बनाना चाहते हैं। जब तक ये नहीं होगा ऐसी लड़ाई चलती रहेगी, मनोबल टूटता रहेगा, कीव को घुटने पर लाना है और इसलिए उन्होंने दोबारा ये शकल दिखाई। और शैलेंद्र सर, मैं बहुत जल्दी से एक क्विक रिएक्शन चाहता हूं। क्या पिछले दिनों यूक्रेन ने जो रूस के अंदर घुसकर हमला किया था, जो व्लादिमीर पुतिन के घर के आसपास जो हमले हुए थे, क्या ये उसके बदले की शुरुआत है या बदला उसी के चलते ये सारे हमले जो हम देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि एक अकेले आप अपने आप में बदला चल रहा है। अब आप देखिए इस बदले के साथ और क्या चल रहा है। नेटो कुछ करता है, पुतिन एक मैसेज, नेटो कर क्या रहा है, मैसेज ही तो कर रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा है, लड़ाई के अंदर तो आ नहीं रहा। इसी तरह पुतिन क्या कर रहे हैं कि लीजिए आपका मैसेज मैंने ले लिया, अब मैंने इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी, आप कर लीजिए क्या करेंगे, आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बचा सको तो बचा लो। ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि यस सेरेमोनियली ये देखा जाता है कि यू डेयर अटैक माय प्रेसिडेंट, ट्रू, दैट इज वेरी सीरियस, तो उसका जवाब अपने आप में उतना ही सीरियस और भयानक दिया जाए। एक और इंफॉर्मेशन आ गई है। इंफॉर्मेशन ये कि नाटो और रूस में तनातनी और बढ़ गई है, जिसका जिक्र हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे थे। पुतिन ने बाल्टिक सागर के ऊपर जासूसी प्लेन भेज दिए, देखते ही जर्मनी ने यूरोफाइटर जेट्स को उड़ा दिया है। जर्मन हवाई सीमा में घुसने से पहले ही रूसी प्लेन मुड़ गए। नाटो की मीटिंग के बाद पुतिन ने धमकी दी थी और यह धमकी थी नाटो देशों को, और ऐसे में जर्मनी के आसपास जैसे ही विमान उड़ते हुए दिखे, जर्मनी ने अपने विमानों को एक्टिव किया और उसके बाद रूसी विमानों को मुड़ना पड़ा। हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं श्याम सर, ये रूस क्या वाकई में ये
इंटेंट करके अब नेटो देशों को भी किसी तरह से टारगेट कर रहा है? पोस्चरिंग और मसल फ्लेक्सिंग तो वॉर में जरूरी है, और रशिया लगातार बाल्टिक सी में अपने ऑपरेशंस करता रहता है। वो उसकी जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक सी उनका सी बेस है, वहाँ पे कलिनिंग्राड का बहुत बड़ा बेस है, और उस एरिया में वो चाहे वो फिनलैंड हो चाहे वो स्वीडन हो, ये सारे जो एरियाज हैं उनको वो लगातार परेशान करता रहता है। और एक तरह से जर्मनी को भी उसने बीच बीच में पोस्चरिंग दिखाई है। तो इनके प्लेन तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे जाते हैं और वापस आते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारा जो एयर स्पेस इस एरिया का है वहाँ हम कहीं भी जा सकते हैं, तुम भले हमें रोको लेकिन हम रुकेंगे नहीं और हर बार हम आते रहेंगे। तो ये मसल फ्लेक्सिंग का एक तरीका होता है जो वो लगातार दिखाते रहते हैं। लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, पर जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं उनको दहलाना, उनको एक तरह से चुप रखना और उनको बराबर संकेत देते रहना कि तुम्हारी जो एयर स्पेस में हम आ सकते हैं। चलें सर, इसको मैं थोड़ा सा आगे और समझना चाहता हूं। When it is between NATO and Russia, more than 30 country once a side और रूस अगली साइड में, क्या ये वाकई में दुनिया के सामने ये इक्वेशन वॉर के लिहाज से बनती हुई दिख रही है? नहीं, आप देखिए ना, नेटो 30 कंट्री बोली है, 32 कंट्री बोली है, उनमें से पहल कौन करेगा? बात सबसे बड़ी है, वो नहीं करेगा। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, उसे नेटो को दिखाना है। ये जो जहाज उड़ाने वाली बात जो आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आप पाएंगे ये बड़ा सीधी बात है कि वो उसके एरिया में एंटर नहीं हुआ। आपने मसल फ्लेक्सिंग करी, प्रोपोगंडा किया कि मैं आ सकता हूं और मैं यहां तक आ सकता हूं। उसी तरह जर्मनी ने क्या किया, मैं भी अपने जहाज उड़ा सकता हूं। क्या ये बताने की कोशिश है दूर रहिए, नहीं तो मैं ये कर सकता हूं? ये दोनों तरफ से होगा। और ये हमेशा डायरेक्ट वॉर, मेरा ये अपना आकलन है, नेटो कभी कोई एक कंट्री अपने आप डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। आप देखेंगे हर एक कोई बैंक अपॉन कर रहा है कि नेटो पूरा का पूरा मेरे पास अटैक के लिए आएगा। जो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आप देख पाएंगे कि रशिया के खिलाफ वो एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करेगा, लेकिन जाकर अटैक करना जिस भी कंट्री से करना होगा वो बहुत बड़ी कीमत होगी। श्याम सर, एक 10 सेकंड में रिएक्शन आप भी दे दीजिए। तो मतलब ये कभी नहीं होने वाला कि नेटो वर्सेस रशिया, ये कभी नहीं होने वाला? ये कभी नहीं होगा, इसलिए कि नाटो कभी भी डायरेक्ट फ्रंट में नहीं आना चाहता, अमेरिका भी नहीं आना चाहता। अमेरिका ने तुमने हाथ भी खींच लिए एक तरह से, और नाटो चाहता है कि पीछे से जितना टैसिट सपोर्ट, जितना आर्मामेंट, जितना बैकअप, मनोबल, ये सब यूक्रेन को देते रहे। बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है। वो पोलैंड तक अगर सीमा पे नहीं रुके, वो नाटो ने अपनी लिमिट्स नहीं डाली पोलैंड की सीमा तक, यूक्रेन को फ्री नहीं किया, और यूएसएसआर का जो पुराना वर्चस्व है वो वहां पे दाखिल नहीं हुआ, तब तक ये होता रहेगा। नाटो कभी सामने आएंगे नहीं, उन्हें इस बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा कि और मुझे लगता है कि फिर अगर ऐसा है खुलकर नहीं आएंगे और सिर्फ बैक ऑफ द डोर आप सिर्फ कहेंगे नहीं जंग लड़िए हम आपके साथ है, तो फिर सारा नुकसान जो है वो सिर्फ यूक्रेन का है। पूरा का पूरा नेटो यूक्रेन के साथ है ना, दिख तो रहा है यूएस यूक्रेन के साथ देश आज बर्बाद हो चुका है। लड़ कौन रहा है? कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारे लिए। ये जो F-16 आपने अब दिया, 2 साल पहले दे देते, वो मांग रहा था। ये जो नेटो की मेंबरशिप जिसके पीछे वो पड़ा हुआ है, आपने आज तक नहीं दी और ना देने की, तो आप लड़ेगा कौन? आज ये नेटो कंट्रीज आप नेटो के अंदर देख लीजिए, यूएस बोलता है कि नेटो अपने जब तक पैसे ज्यादा नहीं देगा मैं अकेले क्यों दूं? उनके भी तो अपने प्रॉब्लम्स हैं। लड़ाई लड़ना अपने आप में नेटो कंट्री के किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं है। बहुत बारीक चीज आपने दर्शकों को बताई है, और मैं सिर्फ इसको एक बहुत नॉर्मल तरीके से इसको नॉर्मलाइज करता हूं कि बहुत खूबसूरत मुल्क था यूक्रेन, जो आज बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इजरायली हमले से एक बार फिर से गाजा दहल उठा। इजराइल के हमले में 72 लोगों के मारे जाने की खबर है। खान यूनिस के पास मुवासी में हमला किया गया, जहां फिलिस्तीन स्टेडियम के पास अटैक हुआ। ये फलस्तीन स्टेडियम है और यहां पर अटैक हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। आज गाजा की पूरी सूरत बिगड़ चुकी है, और बड़ी बात यह है कि अभी भी हमले लगातार इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। वो लेबनान वाला मोर्चा हो या ईरान वाला मोर्चा हो, जॉर्डन वाला मोर्चा हो, हर एक मोर्चे पर जंग लड़ने के बावजूद इंटेंसिटी हमलों की बिल्कुल कम नहीं है श्याम सर, और इंटेंट एकदम क्लियर है कि अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं, जो इजराइल इस वक्त दिखा रहा है। इजराइल ने ईरान से निपटने के बाद वापस अपने कदम गाजा पे ठोक दिए हैं, और उन्होंने कहते तो हैं कि उन्होंने मारा है जब वो लोग फूड के लिए वेट कर रहे थे और वो ह्यूमन एड्स का इंतजार कर रहे थे। बच्चे भी उसमें मरे हैं और कई लोग उसमें घायल, फोटोग्राफ्स काफ़ी सारी आई हैं। फ्रांस ने ये भी कहा है कि हम इसमें हेल्प करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहते हैं, और ये भी देखना चाहते हैं कि कौन जो हमास के लोग हैं, हमारे जो एड्स जो हम दे रहे हैं, खाना लेके भाग रहे हैं या जो सामान पहुंच रहा है उसको इधर उधर ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हमास के कैंप में। तो वह सारी बातें हो रही हैं। अमेरिका ने भी रिस्ट्रेन करने के लिए इजराइल को कहा है, लेकिन इजराइल का तरीका अलग है। उससे जहां खतरा लगता है वो उसे तब तक डिसमिनेट नहीं कर देता, बिल्कुल खत्म नहीं कर देता, तब तक वो रुकता नहीं है। तो जैसे उसे फुर्सत मिली थी हिजबुल्लाह और हुती से और ये अपने
हमास से तो वो ईरान के पीछे गया, और जैसे ईरान से थोड़ी सी उसको मोहलत मिली है तो फिर से वापस अपने मिशन में जुट गया। लेकिन एक स्टेप बैक जाते हुए शैलेंद्र सर, मैं आपसे समझता हूं कि जैसा कि श्याम सर ने कहा कि इजराइल के हमला करने का तरीका अलग है और वो जैसे ही मौका देखता है हमला करता है, और इस वक्त उसके लिए थ्रेट तो ईरान भी है, तो क्या प्लानिंग ईरान के लिहाज से भी इजराइल इस वक्त कर रहा है? नहीं, देखिए, इजराइल के नॉट दैट कि मैं कोई पैलेस्टीनियंस का बहुत बड़ा फैन हूं या उनके अगेंस्ट हूं, अगर एक बिल्कुल निष्पक्ष करें, हमास गाजा में है कौन? पैलेस्टीनियंस हैं। वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? हमास है। आप बताइए, पैलेस्टीनियंस ने उनको इलेक्ट कर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बना दिया पूरी की पूरी हमास को। ये जो 100, 200, 500 किलोमीटर की टनल है, आपको क्या लग रहा है रातों रात अपने आप बन गई? इसमें पैलेस्टीनियंस इन्वॉल्व नहीं है। अरे भाई, आज आप अपने अगर बच्चों की दुहाई दे रहे हो, आप ये एक घेटो था पूरा का पूरा, और क्या डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो? हम जब हमास की बात करें, बड़ी खबर आ गई, मैं वो अपने दर्शकों को बताता हूं। इजराइल ने हमास का कमांडर मार गिराया। ये बहुत बड़ी खबर व्यूअर्स, हमास के टॉप कमांडर अल ईसा को ढेर कर दिया है। 7 अक्टूबर वाले हमले का ये मास्टरमाइंड जिसे मार गिराया है इजराइल ने। अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करता है इजराइल, ये उसका तरीका रहा है, और एक बार फिर से उसने वो करके दिखाया। प्लीज चलें, कंटिन्यू। मैं आपने ये जो आपने लेटेस्ट खबर दी, एक कमांडर गिरा दिया, 10 और खड़े हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमास अपने आप में हमास नहीं है, ये एक सोच है, और ये सोच पैलेस्टीनियंस के बचपन से लेकर ऊपर तक है। जिसका बच्चा जो मरा है, जिसका बच्चा, आपको नहीं लगता कि वो अब और ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा दृढ़ टेररिस्ट बनेगा, हमास का मेंबर बनेगा? वो फैमिली, आपको क्या लग रहा है, इजराइल को प्रेज करेगी, उसके साथ चलेगी? हमास का सबसे बड़ी तकलीफ ये है, अगर आप कल पूरे के पूरे गाजा को खत्म कर दें, जमीन में मिला दें, तो भी हमास की जो सोच है वो आप खत्म नहीं और कर सर, हमास तो कहता है कि हम फुल टाइम वॉरियर हैं, हम लोगों के लिए जीना, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना माइट बी अ टास्क, लेकिन वहां के लिए लोग अपने आप को वॉरियर बताते हैं, वो जंग को अपने आप में ब्लड में बताते हैं। तो हमास वॉरियर कैसे हो गया? नहीं, हमास वॉरियर कैसे? वो मैंने 7 अक्टूबर को, किया सर, वो अपने आप को बताते हैं। कौन सा ऐसा वॉरियर का काम तुमने किया था जब तुमने वो बच्चे मारे, औरतों को रेप किया, मरी हुई औरत को नंगा कर कर आप परेड कर रहे हो? ये है आपका वॉरियर? किसने कह दिया कि हमास अपने आप में वॉरियर है? मैं नहीं मानता। मैंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। मैंने बहुत क्लियर कहा कि हमास अपने आप को वॉरियर बताता है, इसीलिए मैं आप ही की बात को सपोर्ट कर रहा हूं। देखिए, इसको ऐसे एक मरेगा तो 10 खड़े हो जाएंगे। जैसे उसको ऐसे लिया जाए कि हम, देखिए, पैलेस्टाइन एक कंट्री है जिसे कोएग्जिस्ट करना था इजराइल के साथ, और इजराइल उसके साथ कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 7 अक्टूबर 23 को मैं फिर से बताता हूं, कुछ डिस्कंटल्ड लोगों ने, हमास के कुछ डिस्कंटल्ड लोगों ने, वैसे हमास तो टेररिस्ट आउटफिट है, ये तो डिक्लेयर्ड है, लेकिन ये गलत कर दिया जब हम इंडिया से मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बना रहे थे, हम जब अच्छी बातें कर रहे थे, उस समय इजराइल को उन्होंने कुरेद दिया। ये गलत किया, और हमास जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो सर प्लीज, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका ने लाखों डॉलर फूंक दिए। मिलिट्री वॉच मैगजीन की रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। सिर्फ थर्ड इंटरसेप्टर के लिए $1.2 बिलियन खर्च किए गए। ईरान से थर्ड ने इजराइल को बचाया था, और मैं गलत नहीं हूं अगर शैलेंद्र सर, तो ये थर्ड वो है जो सैटेलाइट के तौर पर इंटरसेप्ट करता है मिसाइलों को। प्लीज आप थोड़ा इसको इलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एयर डिफेंस सिस्टम बैकबोन है इजराइल को बचाने वाली। अगर 100 मिसाइल इजराइल की तरफ चलती हैं, चाहे वो थार्ड ले लीजिए, पैट्रियट ले लीजिए, आयरन डोम ले लीजिए, वो एरो 1, 2, 3 ले लीजिए, ये सारी की सारी ग्रिड अपने आप में कंट्री की बाउंड्री से बाहर भी और अंदर भी ये ही अकेले बचाती है। अगर 100 मिसाइल इसके तरफ आती हैं, डेडली मिसाइल आती हैं, तो भी आप देख पाते हैं 5, 6, 7, 8, 10 मिसाइल एक्चुअली ग्राउंड पर गिर पाती है, जो कि अपने आप में उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि इजराइल अपने आप में एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। कहीं जहां भी मिसाइल गिरेगी अपने आप में बहुत बड़े डैमेज। सर एक और बिग ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान को $30 अरब देने पर अमेरिका विचार कर रहा है। ईरान को प्रतिबंधों में ढील ट्रंप प्रशासन की ओर से मिल सकती है एटॉमिक साइट्स पर तबाही के बीच। ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बात अमेरिका कह रहा है, दूसरी तरफ खबर यह कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बढ़ा रहा है, तीसरी तरफ खबर यह कि ईरान को $30 अरब अमेरिका देने पर विचार कर रहा है एटॉमिक साइट्स पर तबाही के बीच। ये खबर है, पैसे के बदले ईरान को रोकना होगा, ये स्ट्रेटेजी है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी से मेजर, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि ईरान की एटॉमिक साइट्स को तबाह करने वाले ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? ये जो पैसे की मदद है, ये क्यों देना चाह रहे हैं ट्रंप?
कि अगर अमेरिका ये कहता है कि ईरान को वो अरबों डॉलर देना चाहता है और प्रतिबंध वो हटाएगा या सैंक्शंस हटाएगा, तो एक चीज है कि इसकी क्या गारंटी है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। ये मैं देखिए, न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, उसने कोई मना नहीं करा, उसने कभी ये नहीं बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम अपना खत्म कर देते हैं, और अगर बोल भी दिया तो विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर डुअल यूज टेक्नोलॉजी को लेके वो बोलेगा पीसफुल मीन्स के लिए और फिर चुपचाप वो वेपन बनाएगा। ये कभी अल्टीमेट गारंटी क्या है कि रेजीम जो है तेहरान में वो बरकरार रहे, अल्टीमेट गारंटी और न्यूक्लियर वेपन्स। कभी भी ईरान की करंट रेजीम, खमेनेई की रेजीम, वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का पीछा नहीं छोड़ेगी, पाके मानेगी। और अगर अमेरिका ने गलती कर दी उनको डॉलर देके उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाने की, तो फिर पूरी दुनिया के ऊपर जो है एक टेरर छाएगा, क्योंकि जो ईरान बिना न्यूक्लियर वेपन के इतनी तबाही कर सकता है, वो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के साथ सोचिए क्या। और मेजर इंटरेस्टिंग बात यह कि इधर अमेरिका पैसे देने की सोच रहा है, इधर ईरान नई डील पर बातचीत कर रहा है। बड़ी खबर यह कि चीन के साथ ईरान की नई डील पर बातचीत हो रही है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी ईरान की, रूस से सुखोई 35 खरीदने की डील खटाई में पड़ती हुई दिख रही है। और खबर यह कि चाइना से इन फाइटर जेट्स को डील कर सकता है ईरान बहुत जल्दी से। श्याम सर, ईरान की अपनी तैयारी दिख रही है, एक तरफ एटमी प्रोग्राम, दूसरी तरफ इस तरह की भी तैयारी जहां या तो अमेरिका से उसे पैसे मिल सकते हैं या फिर वो चाइना से हथियार खरीद सकता है। देखिए, ईरान ने देखा इस युद्ध में कि उसके पास मिसाइल का जो खेप था उसको उसने अच्छी तरह से यूज किया और इजराइल को काफ़ी तबाही दी, लेकिन उसके पास अपने फाइटर जेट्स की कमी है और इसलिए वो चाहता है कि अपने एयरफोर्स को मजबूत करे, उसकी नौसेना को भी वो मजबूत करना चाहेगा। और उसने अब एक तरह से सबमरीन डील के विकास में भी काफ़ी कुछ पैसा लगाया है, तो एयरफोर्स को मजबूत करना ही पड़ेगा उसे। और कल के ईरान को अगर हम देखते हैं तो उसे डॉग फाइट्स में, उसे डिस्टेंट एयर ऑपरेशंस में, या जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी पोस्चरिंग के लिए, खलीफा का जो उसका जो तरीका है काम करने का, उसके लिए एयर पोस्चरिंग और एयर सुपरियोरिटी के लिए फाइटर्स की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में चाइना की मदद एक काफी अच्छा मुकाम देती है। तो क्या ईरान को मजबूत होता हुआ देख रहे हैं शैलेंद्र सर आप? नहीं, देखिए, एज फार एज यूएस ने वो जो ऑफर किया है ना, दिस इज कॉल्ड एज कैरेट एंड स्टिक। कैरेट गाजर आपके सामने लटकाई है कि कुछ है, और डंडा आपके साथ है कि हम आपको जरूर मारेंगे। अब दोनों में से कहां जाना है ये आपकी चॉइस है। इसको बोलते हैं प्रेशर टेक्टस। अब आगे बात के जहां तक ईरान मजबूत होगा या नहीं, ईरान के पास जहाज हैं, कम है और बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, 40 साल से ज्यादा पुराना। बट वो जो चाइना से ले रहा है सर, मैं वही बोल रहा हूँ, तो इसलिए उसे अपग्रेड तो करना है। चाइना आपको हमेशा से मालूम है बिजनेस करने में अव्वल दर्जे पर है, तो अपने ऑफर लेकर पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ एज फार एज ईरान इज कंसर्न, वो डिक्लेयर कर चुका है कि आप हमारे सपोर्ट में खुलकर नहीं आए, तो बिजनेस करने में चाइना खुलकर सामने आ रहा है, तो ये तो होना ही है। ठीक है। और एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी रक्षा मंत्री के बीच जुबानी जंग। ट्रंप कह रहे हैं मैंने खामनेई को मौत से बचा लिया, ईरानी रक्षा मंत्री ने कहा ट्रंप जुबान संभाल कर बात करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है व्यूअर्स। ये जंग के बीच में, मतलब जंग जो संभावित, उसके बीच में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। शैलेंद्र सर, यही होता है जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं, तो ये मतलब ईरान के रक्षा मंत्री भी ट्रंप को सिखा दे रहे हैं। नहीं, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली चल तो ये रहा है कि यूएस वाले ही नहीं बिलीव कर पा रहे कि ट्रंप बोल क्या रहे थे, हैं और जो करेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं कब कहां कैसे वो यू टर्न मार जाए और किस बात का कहीं और मतलब ले जाए। लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात यह है, एज अ यूएस प्रेसिडेंट आपके पास काफ़ी कुछ वो खबर होती है जिसके पीछे काफ़ी कुछ होता है। अगर आप बोलते हो पीस के सीज फायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बादल ठीक छट रहे होते हैं और आप अल्टीमेटली देखते हैं एक सीज फायर हो जाता है। एडवांस इंफॉर्मेशन है, वो एक अलग बात है। जहां तक बात है कि ईरान अभी 30 अरब डॉलर लेने हैं या एक दूसरे के गाली गलौज करनी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट अपने आप में ईरान अब भी दिखाने की पूरी कोशिश करेगा कि यूएस और इजराइल के खिलाफ हम मजबूती से खड़े। और सर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिर जो ट्रंप क्रेडिट लेने की बात कहते हैं ना, मैंने खामनेई को मरने से बचा लिया या मैंने सीज फायर करा दिया फला देश के बीच में, ये उस पर भी एक तमाचा। तो 24 घंटे में तो आप यूक्रेन रोकने वाले थे। 24 घंटे के अंदर आप वो होस्टेज जो सिचुएशन इजराइल और गाजा की चल रही है, आप वो भी सॉल्व करने वाले थे। आपने तो डिक्लेयर किया था, आपने अभी डिक्लेयर किया था कि जी मैंने तो सीज फायर कर दिया, अगले 12 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। एक इंफॉर्मेशन मैं अपने दर्शकों को दे देता हूं। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिकी बम के बेअसर होने की खबर है। ईरान का न्यूक्लियर सेंटर अभी भी एक्टिव है, ये बहुत बड़ी खबर। जहां अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कई महीने पीछे गया है, खबर ये आ रही है कि ईरान का न्यूक्लियर सेंटर अभी भी एक्टिव है, यानी कि जो
अमेरिका का बम बरसा था वो पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। ईरान का सबसे अहम न्यूक्लियर बेस सुरक्षित है, इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर को कोई नुकसान नहीं। श्याम सर कैसे देख रहे हैं इस खबर को? बहुत एग्जैजुरेट किया गया है कि अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया उससे इतना गड्ढा हो गया, इतना अंदर तक मार दिया, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर सेंटर एक्टिव है ईरान। देखिए ये बात काफ़ी मतलब बहुत कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर कि उनका कितनी तबाही हुई है। मैंने जैसे आपको कहा था पहले सेगमेंट में, एक मिलिट्री माइट का प्रयोग जरूर किया अमेरिका ने, लेकिन इनरिचमेंट जो प्रोग्राम है उनका कितनी आसानी से उन्होंने कहां पर क्या हटाया। और अगर हम राफेल की बात माने, जब IAEA की चीफ की बात माने, तो कई जगह उनके पास यूरेनियम के ट्रेसेस मिले। और जो 400-500 किलोग्राम का जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है वो भी कहाँ है, किधर गया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि उनको ज़्यादा नोटिस नहीं मिला, वो हटा नहीं सकते, लेकिन उसके पहले के बहुत सारे बयान थे, बहुत सारे आप दूराभास कह सकते हो उसको, जिसके कारण ये लगता है कि शायद, और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ महीनों में ही वो अपने वेपन प्रोग्राम को वापस ला सकता है। तो जब वॉचडॉग ऐसी बातें करता है, जो यूनाइटेड नेशन के लोग ऐसी बातें करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ता है कि ईरान, वो ये भी कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, वहां की नॉलेज, वहां के जो वैज्ञानिक हैं, वहां की जो पहल वो कर चुके हैं, वो बहुत ही आगे बढ़ चुके थे लोग। उनको कौन रोकेगा? उनको कहां हमने तबाह किया? कुछ साइंटिस्ट आपने मार दिए, लेकिन रक्त बीज है ये कंट्री रुकने वाला नहीं है। इसके पास वो प्रोग्राम है जो लोग मानते हैं कि वो पुनः वापस आएगा और अपने प्रोग्राम को, और टैसिट अरेंजमेंट से चाइना और रशिया की, फिर अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चिंता की बात है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। चीन की सेना में एक बहुत बड़ी खलबली की खबर है। शीर्ष जनरल और नौसेना प्रमुख को जिनपिंग ने हटा दिया है। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी हटाया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए जाने की बात चाइना कह रहा है। और हमारे साथ मेजर गौरव आर्या हैं। मेजर, ये सवाल मैं आपसे लेता हूं, चीनी सेना में एक बड़ी हलचल और कई जब बड़े पदाधिकारियों को हटाया जा रहा है तो उसके मायने क्या निकाले जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ये शी जिनपिंग के कौन डायरेक्टली कितने लॉयल हैं, कौन उनका खासुल खास है, क्योंकि चाइना में जिस तरीके से काम होता है, जिस तरीके से लोगों को हटाया जाता है, पर्सनल लॉयल्टी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और दूसरी चीज कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस उनके कौन से हैं। अगर उनको लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ये पॉलिटिकली उतने इंडोक्ट्रिनेटेड नहीं है जितना होना चाहिए, उस वक्त चाइनीज जो हैं या शी जिनपिंग उनको चुपचाप से हटा देते हैं। ये सिर्फ पहले अपने फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी कर चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। चीन ये करता रहता है, फ्रेश ब्लड लाने के लिए इनको गायब कर देगा, और ये आपको मीडिया में भी नहीं मिलेंगे, मीडिया से भी गायब कर दिया जाए। बिल्कुल सर, ये चाइना की मोडस ऑपरेंडी रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। तेजस की मारक क्षमता और बढ़ने जा रही है। इजराइल तेजस जेट के लिए रडार बनाने जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जंग के हालातों के बीच ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस जेट के लिए रडार इजराइल की ओर से बनाए जाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से S-500 खरीदने की तैयारी में है भारत। एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस से बातचीत शुरू हो गई है। पाकिस्तान की चाइनीज चाल को नाकाम किया जाएगा। स्टिल्थ लड़ाकू विमानों के लिए काल माना जाता है S-500। सर, ये डील कैसे देख रहे हैं शैलेंद्र सर, रूस के साथ भारत की? देखिए, जो ये डील है इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है कि हम सिर्फ S-500 ले पाएंगे। हमारी उनके साथ जो डील चल रही है वो इस बात की है कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। वहां से गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल टोटल टर्न ले लेता है, क्योंकि 500 अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसको डेवलप कर पाते हैं, तो आप 600 की तरफ जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ना केवल आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मार पाएंगे, आप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को मार पाएंगे, आप इवन जो लो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं उनको भी गिरा पाएंगे, जो अपने आप में सबसे बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो गई चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ऑटोमेटिकली इसलिए हो जाती है, ये सारे वेपन सिस्टम काम किसके लिए करते हैं वॉर में? वो पाकिस्तान के लिए करते हैं। सो इस वजह से आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में बहुत बड़ी चिंता है। और उससे भी बड़ी चिंता मुझे लगता है दुनिया को होनी चाहिए, जिस दिन इंडिया इनको मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू हो जाएगा, वी विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। यहां पर आएगी इकोनॉमिक एक रेवोल्यूशन, एक इकोनॉमिक गेन जो इंडिया देख रहा है। ठीक है श्याम सर, बहुत जल्दी से इस पे क्विक रिएक्शन। तो अगर स्टिल्थ फाइटर जेट को मार गिराने वाला हमारे पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम आएगा तो ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, क्योंकि अभी सबसे बड़ी सिरदर्दी ये स्टिल्थ फाइटर जेट है जो रडार से बच जाते हैं। आज का युग जो है हमारा, ये एयर डिफेंस का है, डिस्टेंस ऑपरेशंस का है, स्टैंड ऑफ वेपन्स का है, और इस हिसाब से मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को
रोकने के लिए सबसे जरूरी है उनकी वार्निंग सिस्टम, और उसके बाद इंटरसेप्ट करके और ऑटोमेटिकली फायर कंट्रोल रडार का सॉल्यूशन कि कौन सा इंटरसेप्टर, कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल उनको इंगेज करे, कितनी दूर पर करे। उस हिसाब से हमें दूरी जितनी दूर हो, आईसीबीएम की हम बात कर रहे हैं, जब हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो हमें जो स्पेस से जो मिसाइल्स आ रही हैं उनको पकड़ना पड़ेगा, और उस हिसाब से 500 बहुत ही कामयाब होने वाला। आपने बात किया तेजस मार्क 1 में जो हम लगाने वाले हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार की जो भी इजराइल और भारत के समझौते के साथ भारत की कंपनियों के साथ मिलकर बनेगा, और इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, भारत इसका एक्सपोर्टर बन पाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के झूठ पर भी भारत ने स्ट्राइक कर दी है। वजीरिस्तान हमले में भारत को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने हमले के लिए भारत को दोषी बताया था। यहां आत्मघाती हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, लेकिन भारत ने इन आरोपों का खंडन कर दिया है। भाई, आतंक को पालने वाला देश जब खुद आतंक का शिकार होता है तो वो बगले झांकता है। शैलेंद्र सर, और वो वही भारत पे आरोप लगा रहा था, तो भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम नहीं। इस तरह का ब्लेम गेम चलेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलेगी। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम इन सब लोगों को ट्रेनिंग का कोई एक ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान का कोई आदमी बता दे जो इंडिया में है, मैं तो 10 गिनवा दूंगा कहां कहां है। आप एक गिनवाइए मुझे कहां है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप ये टेररिज्म की लड़ाई की बात कर रहे हैं ना भाई, आपने बोल दिया आप हमारा एक टेररिस्ट का नाम बताइए जो इंडिया में है या इंडिया सपोर्टेड है, कोई एक बता दीजिए। तो ये इस तरह के, देखिए जहां जिस तरीके की तकलीफें पाकिस्तान ने अपने अंदर, चाहे वो टीटीपी के साथ कर रखी है, मैं कह रहा हूं इवन बलूचिस्तान के साथ कर रखी है, हर जगह जो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे आर्मी पर स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? वो सिविल एरियाज में क्यों नहीं कर रहे? हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ सिविल एरियाज में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तान का बंदा आया, उसे कहीं पर भी बम फोड़ना है। तो आप देखेंगे ये हमेशा होगा कि ये जो पाकिस्तान आर्मी की जो गलतियां हैं, ये उसका नतीजा वो बहुत रहे। हाँ, और बड़ी बात ये कि हम फिर क्लियर भी कर देते हैं। कई बार तो हमने सबूत दिए हैं कि कैसे आतंकी टेरर कैंप्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बताने जा रहा हूं मैं आपको। बड़ा खुलासा हुआ ऑपरेशन सिंदूर पर। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देता हिंदुस्तान। पाकिस्तान एटम बम गिराता तो भारत जोरदार पलटवार करता। भाई, पाकिस्तान एटम बम की तो धमकी दे रहा था, लेकिन खबर यह है कि भारत पलटवार करता और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देता। इंडोनेशिया में एक सेमिनार में भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार ने यह बहुत बड़ी बात कही है। श्याम सर, देखिए ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का आप बयान सुनो, जब वो विक्रमादित्य में गए थे नाविका सागर को रिसीव करने के लिए, आस्तनी तो हमने अभी संभाली ही नहीं थी, हमने तो मोड़े ही नहीं थे। देखिए नेवी जो कंपेलेंस फोर्स है आज के दिन में, और वो तब आती है सामने जब लगता है कि इनको सबक सिखाना है। सारे टारगेट्स, मकरान कोस्ट का, सिंध कोस्ट का सारे टारगेट्स, और आपको मालूम है ये सब हम मीडिया में कहते नहीं है, जो वेपन्स यूज हुए नेवी के अटैक्स में वो किसी को मालूम नहीं है और कभी मालूम होगा भी नहीं। हमने क्या किया है किसी को बताएंगे भी नहीं। सरप्राइज और दूरी, यही नेवी का तरीका है। अब धीरे धीरे आपने एडमिरल त्रिपाठी को सुना 2 दिन पहले, उन्होंने बताया है इसके बारे में। ऐसी तैयारी थी कि शायद उसको पता भी नहीं चलता। सारे शिप्स उनके सबमरीन हार्बर में रह गए, एक भी शिप बाहर नहीं आया। और उनका जो ATR एयरक्राफ्ट ऑपरेशन जब खत्म हुआ उसके 2 दिन के बाद वो ट्रैक करने आया था फ्लीट को, उसको हमने इमीडिएटली ट्रैक करके वापस भेज दिया। हम वहां तक गए जहां तक कि शायद उनको मंजूर नहीं था। हम वो एक्ट ऑफ जो वॉर है टेरर को जो हमने करार किया है, अब हम इंटरनेशनल स्पेस से, अब हम इंटरनेशनल सी से वो वार कर सकते हैं। वहां हम रुके हुए थे। जब 10 से 12 बजे तक DGMO ने दोनों से बात नहीं की थी, उसका एक मकसद था। कैबिनेट ने उस समय फाइल क्लियर की और डिक्लेयर किया 3 बजे प्रधानमंत्री ने 10 मई को कि हम टेरर को एक्ट ऑफ वार घोषित करते हैं। और तब वो रोल आर्म फोर्सेस को मिला कि अब हम हॉट परस्यूट, सेल्फ डिफेंस में वापस जाना और वो बातें करना जो शायद किसी को पता नहीं है। तो आपने DGNO को सुना होगा, अगली बार पाकिस्तान ने कुछ किया तो क्या होगा ये उसे मालूम है, इसलिए उन्होंने सीज फायर करा है। लास्ट क्वेश्चन शैलेंद्र सर, मेरे पास कुछ सेकंड्स का टाइम बचा हुआ है। बस क्वेश्चन ये, तो मतलब ये गीदड़ बबकियां थी न्यूक्लियर की, अगर भारत अपनी पर आता तो आज नक्शे पर नहीं होता पाकिस्तान। मैं आपके स्पेसिफिक सवाल का आंसर दे रहा हूं और आप कृपया कर सब लोग इस बात को अपने आप इवैल्यूएट कर लीजिए 10 सेकंड के अंदर। ज्यादा बड़ी बात यह है, आप बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर की सेकंड स्ट्राइक करते, मैं आपको पहली स्ट्राइक करने दूंगा तभी तो करते। आपको क्या लग रहा है किराना स्टोर से आप एक बम निकालेंगे, 16 किलोमीटर दूर ले जाकर अपने जहाज में मिसाइल में कहीं लगाएंगे, वो जहाज उड़ेगा, मैं 300 किलोमीटर वेट करूंगा, भारत की अपनी तैयारी, पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। ये तो हम हर मंच पर कहते हैं